Good morning, student. Today we are just going to discuss your chapter from the kinematics part that is named vector. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग फिजिक्स जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसमें पूरा इंटरेस्ट लें ताकि आपको हर चीज क्लियर होती चली जाए। क्योंकि देखिए बुक्स में जब हम देखते हैं ना तो हमें लगता है पता नहीं क्या कुछ लिख दिया, पर हम थोड़ा इसको शॉर्ट वे से समझाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने और आपकी नॉलेज भी बढ़े। क्लियर? फर्स्ट हम जो बात करते हैं वेक्टर की, ये जो आपको वेक्टर की डेफिनेशन है, क्या चीज होती है वेक्टर, ठीक, क्या चीज होती है वेक्टर, अगेन रिपीट करेंगे। मैं फिर प्रीवियस एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं जो मैंने पहले भी समझाया, क्योंकि एग्जांपल चेंज करूंगा तो शायद आपको लगेगा सर बार बार एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो रिपीट करते हैं उसी चीज को कि मान लीजिए आपके फादर हैं, फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं और आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये लगता है यार बहुत महंगी चीज है, पापा कैसे कमाते होंगे, तो आपके मन में क्वेश्चन राइज होता है कि ये पैसा कहां से आया, ठीक, कितना, ये तो आपको पता है, आपको जितनी भी पॉकेट मनी दे रहे हैं आपको अमाउंट पता है, लेकिन कहां से आया। इट मींस आपके पापा ने कुछ ना कुछ तो काम किया, उसकी वजह से वो पैसा आया। इसका मतलब जब हम ये बात सोचते हैं कि कहां से आया, इट मींस डायरेक्शन उसके साथ क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू हो और साथ में उसकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप एक ही लाइन में याद रखेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या चीज हो, डायरेक्शन हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज हो, मैग्नीट्यूड के साथ क्या चीज हो, डायरेक्शन भी हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात आती है वेक्टर कितनी तरह के होते हैं। ठीक, तो ब्रॉडली अगर हम इसको बात करें तो वेक्टर की डेफिनेशन जो आती है हमारी, टू तरह के वेक्टर होते हैं। ठीक, टू टाइप कौन सी है, पोलर वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, एक्सियल। क्लियर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, बेसिकली पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक, क्या होता है इनका, ध्यान से नोट करेंगे, क्या होता है इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक बार स्टार्ट कर दिया उसको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक खिलौना है, खिलौने को पकड़ के आपने छोड़ दिया तो वो कहां जाएगा, सीधा चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट लेगा वो। तो कोई भी चीज जहां पर हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है तो हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आपके पोलर वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या आ सकता है, फोर्स आ सकता है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट। मैं सिर्फ दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा आपको उलझाऊंगा इन चीजों में ताकि आपको याद रहे हल्का सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिनका इनिशियल पॉइंट होता है जहां से हमने धक्का दिया और वो स्टार्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जिस एक्सियल वेक्टर, अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर की, तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से शॉर्टकट में लिखेंगे, रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट। ठीक, और इसको रोटेशनल इफेक्ट। अब बात करते हैं रोटेशनल इफेक्ट कैसे। मान लीजिए आपने देखा जब आप बचपन में खेलते थे तो एक ना पंखा सा आता था जिसको आप ऐसे करके रोटेट करते थे, ठीक, ऐसे करते थे, तो क्या हुआ, रोटेशनल किया तो कहां गया वो, ऊपर। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो कहां आएगा, नीचे आएगा। याद है ना, वो पंखा सा होता है, पाइप होता है स्ट्रा की तरह और उसके ऊपर एक विंग्स लगे होते हैं, उसको हम ऐसे करते हैं तो उड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो वही चीज की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर उसका रोटेशनल इफेक्ट जो है वो शो करता है, लेकिन उससे डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। हमारे पास मान लीजिए हम रोटेशन दे रहे हैं, किसी भी चीज की रोटेशन दे रहे हैं, सपोज ये रोटेशन है आपकी, ठीक, ये रोटेशन। अब ये रोटेशन कैसे है, ये ऐसे है, ठीक। अगर पंखे को हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो कहां जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कहां पर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। और किससे दी जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये क्या चीज आया, स्क्रू रूल। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए ये हमारा स्क्रू है, नजर आ रहा है आप सभी को, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं उसको। ये आपका क्या रहा है, एक स्क्रू है, ये है स्क्रू ड्राइवर। क्लियर हो रहा है। अब ये इसका जो एज में हमने फिट किया, अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को दीवार में अगर ऐसे घुमाता हूं, ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो डायरेक्शन कैसी है, इस प्रकार से, यानी ऐसे है। क्लियर, अगर ऐसे है डायरेक्शन तो कहां जा रहा है, देखिए आप, ये डायरेक्शन है हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ फिट हो जाएगा, यानी ऐसे घुमा रहा हूं। क्लियर, तो अंदर की तरफ जाएगा पेज। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर, तो यहीं से वो डायरेक्शन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इस चीज को ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी।
तो ये क्या है, राइट हैंड, क्योंकि हम जो स्क्रू है, स्क्रू और ड्राइवर, स्क्रू हमारे साथ में होता है और ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर कौन से हाथ में, आपके राइट हैंड में। इसी से क्या बना दिया आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर है ये चीज। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे ये किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये आपका रोटेशनल, इसको क्यों बोला हमने एक्सियल, एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि इसके सेंटर पे जो आपका पहिया होता है, पहिए को, दो पहियों को हम बीच में क्या लेते हैं, एक राड लेते हैं जिसके ऊपर वो घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सल। तो उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सल। होता क्या, वो एक्सियल ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी एक सेंटर होगा जिसके सेंटर पे वो चला जाएगा। जितनी भी चीजें आपकी है, जैसे टेबल फैन है आपका, या आपका सीलिंग फैन है, या आपका फराटा है, उसके बीच में एक रोड होती है जिसके ऊपर वो घूमता है। क्लियर। तो ऐसे वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सियल वेक्टर से। अब इसमें कौन से वेक्टर आते हैं आपके फिजिक्स में, आपको पता होना चाहिए, टॉर्क। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ रहा है आपका, टॉर्क। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर। और क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, और कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में, सोचिए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके दिमाग में। एंगुलर मोमेंटम है, और क्या हो सकता है जिसमें एंगल आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं सिर्फ यहां पर सिर्फ दो लिख रहा हूं और मैंने वर्डिंग में आपके सामने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, नोट डाउन करेंगे इसको। अब बात आती है वेक्टर, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक बच्चा है, मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करूंगा इस चीज को, तो ताकि शुरू से आपके दिमाग में चले ये चीज। ये एक बच्चा है, क्लियर, और एक छोटा सा बच्चा ये है, ये छोटा सा बच्चा दिख ही रहा है आपको। अब इसने फोर्स लगाया, तो बड़ा बच्चा ज्यादा फोर्स लगाएगा कम लगाएगा, तो आप कहोगे सर डेफिनेटली बड़ा बच्चा तो ज्यादा ही फोर्स लगा सकता है। तो मान लीजिए उसने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स ज्यादा होगा, तो इसको ऐसे दिखाएंगे हम, इस एरो से। क्लियर, थोड़ा बड़ा एरो दिखाया मैंने। अब छोटा बच्चा फोर्स लगाएगा तो कम ही लगाएगा, तो मैंने छोटा एरो लगाया। मान लीजिए मैं इसको शो करता हूं, 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ऑफ कोर्स ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2 न्यूटन हो जाएगी, या 2 से कम भी हो जाएगी। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। तो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ क्या इन्वॉल्व होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी अगर मान लीजिए मुझे इसी डायग्राम को यहां पर दिखाना है, तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि मैं कहूंगा ये लो जी 5 न्यूटन तो ये भी हो गया इसके द्वारा लगाया हुआ, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने सीधा फोर्स लगाया है। तो इसको हम रख सकते हैं कैसे, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमने इसको चेक किया, ये इतना है, ठीक, हमने यहां पर ऐसे दिखा दिया। क्लियर, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। हम इसको यहां पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सीधा फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। और ध्यान दीजिएगा, इसकी लेंथ जितनी है इतनी लेंथ यहां पर होनी चाहिए, इतनी लेंथ यहां पर होनी चाहिए। ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करेंगे नेक्स्ट में। तो ये उतार लिया आप फटाफट से। अब बात आती है कुछ डेफिनेशंस की। तो पहली डेफिनेशन आती है मॉडुलस। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस। मॉडुलस यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, आपको इसका रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, सिर्फ इसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड। क्लियर, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और मैथमेटिकली मान लीजिए एक वेक्टर है, अगर हमने एक वेक्टर ले लिया, ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर, ये वेक्टर ले लिया मैंने। क्लियर, मान लीजिए ए बी वेक्टर है, ठीक, ए से बी तक, और इसको रिप्रेजेंट कर लिया आपने, सपोज, चलो ए बी भी ना देते हैं इसका नाम, हम सिर्फ लिखते हैं कि ये क्या है, ए वेक्टर है। क्लियर, ए के ऊपर एरो लगा दिया। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि हमें ये बताइए कि मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं हुआ। मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर 5 सेंटीमीटर, तो आप कहते हो सर लो हो गया काम, मैग्नीट्यूड तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। बट कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये लिख दिया कि ये एक ए वेक्टर है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिएगा। ये 2 डंडे लगाए मैंने, ए वेक्टर को किस में बंद कर दिया, 2 बांस खड़े कर दिए, उसके बीच में बंद कर दिया, ठीक। और किसके बराबर होगा ये, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड दिखाना है, हम या तो लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर का मॉडुलस, और सिंपली हम इसको ए भी लिख सकते हैं। क्लियर, पर स्टार्टिंग में मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे ही लिखें ताकि आपको एक आदत बन जाए। क्लियर ये चीज। अब आपका आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो।
तो क्या हो, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो। क्लियर। अब इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए मैं यही ले रहा हूं, मुझे कोई कहे कि यूनिट वेक्टर बताओ इसका क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर निकालने का जो फार्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मॉडुलस। क्लियर। और इसको लिखेंगे कैसे? ए कैप। ध्यान दीजिएगा, ये देखो ए कैप। क्लियर। ये नोट डाउन करेंगे, हमने लिख दिया ए कैप। तो इसको रीड करने का तरीका क्या है? कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ए कैप। क्लियर। इसके ऊपर कैप लगा दी। अब कैप लगाने का पहले तो एक बात देखिए कि यूनिट मैग्नीट्यूड है, क्या फर्क पड़ता है यूनिट मैग्नीट्यूड से। मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर कितना आया? 5। अगर मेरे पास 100 है, 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर कितना आएगा? 100। क्लियर। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब मान लीजिए हमारे पास 100 सोल्डियर्स हैं, जवान है हमारे पास, आर्मी के अंदर बात कर रहा हूं, आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, आर्मी। और इनके ऊपर एक हेड बना हुआ है, इनके ऊपर क्या बना हुआ है? हेड बना हुआ है। अब मुझे ये बताओ, अगर इन 100 जवान को मैं हटा दूं, क्या फाइट कर सकते हैं हम? क्या युद्ध जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। अब ये अकेला हेड अगर लड़ाई करे, क्या हो सकता है? नहीं। लेकिन जो हेड है वो क्या देता है आपको? कहते हैं कि हाँ जी यहां पर जाना है, 10 जवान इधर जाएंगे, इधर का मोर्चा संभालेंगे, 20 जवान इधर जाएंगे, इधर का मोर्चा संभालेंगे। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली कि जो हेड है, हेड के ऊपर क्या होती है? एक स्पेशल कैप बनती है, जैसे आपके एसपी हैं, ठीक है, ये आपके कर्नल्स हैं, कर्नल जिसको आप बोल देते हो, वो क्या करते हैं? कैप डालते हैं एक स्पेशल, और उस कैप को देख के हमें उसका डेजिग्नेशन पता चलता है, तो हम सल्यूट करते हैं उसको। तो इसका मतलब वी आर जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट। क्या वो अकेला कुछ कर सकता है? वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसका क्या काम है? वो अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक। उसके जाने से ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या देता है? आपको ऑर्डर देता है। ऑर्डर माई मीन टू से क्या दे रहा है? वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक। फिजिकली अगर हम बात करें नॉर्मल इंग्लिश की, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको बताना, आपको सूझबूझ देना कि आप यहां जाओ, आप यहां जाओ। तो वही काम हमारा यहां पर क्या है? यूनिट वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसके लगाने से, इसकी मल्टीप्लाई करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन फायदा क्या है? ये खड़ा होके एक जगह पे हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। सेम उसी तरह से जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी काम नहीं करने लायक नहीं रहते उम्र में, लेकिन वो क्या करते हैं? आप बेटा ये काम करो, ये काम करना है, अच्छा ये जमीन लेनी है, ले ले, नहीं ले ले, हाँ ले ले भाई, ये तो लेनी पड़ेगी आपको। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि दादाजी ने बोला है, हालांकि वो जाके देख भी नहीं रहे, तो हम क्या ना मानते हैं। तो इसका मतलब क्या? कि वी आर जस्ट गिविंग द रिस्पेक्ट। वही काम हमारा फिजिक्स में हो रहा है। यूनिट वेक्टर को सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि आपको वो डायरेक्शन दे। क्लियर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यूनिट वेक्टर को हमने लिख दिया ए कैप, किसके बराबर है? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मॉडुलस। और इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। क्लियर। अब एक चीज और नोट करने की, आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास 3D ज्योमेट्री है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, ठीक, और यहां पर आपके दादाजी हैं इसी पॉइंट पे। तो दादाजी कहेंगे ना आपको कहां जाना है। अब दादाजी कहेंगे कि हाँ भी आपने पानीपत जाना है, तो आप पानीपत जाओगे। दादाजी ने कह दिया कि आपको पानीपत नहीं कुरुक्षेत्र जाना है, तो कुरुक्षेत्र की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगी। क्लियर। दादाजी ने कह दिया कि नहीं यूपी जाना है, तो यूपी की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब दादाजी को डायरेक्शन का सबका पता है। तो दादाजी क्या करेंगे? अपना हाथ हिलाएंगे, बेटा तू इधर जा, बेटा तू इधर जा। अलग अलग जगह पे सबको काम पे भेज दिया। तो बेसिकली वो जब भेज रहे हैं वो यूनिट वेक्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बस सर्विसेज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान है जो आपको नॉलेज देते हैं। तो यहां पर भी एक वेक्टर को इन्वॉल्व कर रखा है जिसका नाम है क्या? आई कैप। आई कैप लगेगा तब जब आप एक्स डायरेक्शन में जाओगे। जे कैप तब लगेगा जब आप वाई डायरेक्शन में जाओगे। और जेड कैप लगेगा आप जब कहां जाओगे? जेड डायरेक्शन में जाओगे। क्लियर हो रही है ये बात? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक आदमी यहां से यहां तक चलता है, यहां तक पहुंच जाता है आदमी, कोई भी पर्सन यहां तक पहुंच जाता है, और यहां से लेके यहां तक उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, ठीक, 5 मीटर ट्रेवल किया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क्योंकि देखो ट्रेवल किया तो इधर गया, वो एरो लगा दिया, एरो लगा दिया तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डायरेक्शन कौन दे रहा है? आई कैप दे रहा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 आई कैप। ये इसकी नोटेशन हो जाएगी लिखने की।
क्लियर, वेक्टर लिखना समझ में आ गया। सेम यहाँ पर जे पे भी हो सकता है, सेम आपका के पे भी हो सकता है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर निकालने का। अब बात आती है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपका बेस क्लियर होगा यूनिट वेक्टर निकालने का। मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर, ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस का मतलब जैसे पतंग उड़ रही है, ठीक है। मैं यहां पर एक पतंग का सिंबल बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पतंग दिखा दी मैंने, ये एक पतंग। और मान लीजिए इस पॉइंट से, अब पतंग ना तो एक्स में है, इसका वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से, ठीक है। अब मुझे ये बताओगे कि पतंग कौन सी डायरेक्शन में है, क्या वो एक्स में है, क्या वो एक्स वाई में है, क्या वो जेड एक्स में है? नो। अगर आप पतंग की बात करें तो पतंग तीनों डायरेक्शन को कॉम्बिनेशन को लेके चल रही है। तो अगर मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर मैं यहां पर डालता हूं एक्स एक्सिस पे, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस में तो इतनी जगह लगती है मुझे, उसकी परछाई यहां पर गिरती है, तो इसको क्या मान लूंगा मैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे, ये डायरेक्शन मैंने यहां पर लिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ऐसे ही आपका यहां पर किया तो कहोगे सर यहां तक तो ना मुझे लगता है इसकी वैल्यू कितनी है, ए वाई है। ऐसी जेड में कितनी आएगी, ए जेड आएगी। ओके, यहां पर प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि 2D पिक्चर डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है, आप कंप्यूटर में देख सकते हो उसको 3D पिक्चर को, तो मैं 2D पिक्चर दे रहा हूं फिलहाल। क्लियर, यहां तक आने के बाद मान लीजिए जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या लिखोगे आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर, और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या क्वेश्चन दे दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर। क्लियर, फाइंड यूनिट वेक्टर किसका, ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। विजिबल है बच्चे सभी को। अब आप देखिए मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। क्लियर, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मॉडुलस। क्लियर, ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर ये है, हालांकि निकालना किसका है, इसका। तो यही तो चीज है, आप यही तो वेक्टर है आपका। ए वेक्टर हमने मान लिया, लेट ये ले लिया हमने, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि देखिए आई कैप ए एक्स ए वाई ए जेड कितना है यहाँ पर 1 है। क्लियर, क्योंकि के कैप के साथ तो मल्टीप्लाई किसकी कर रहा है, 1 की कर रहा है। तो यहां पर अगर देखिए तो कितना आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय, यहां पर आएगा आपका अंडर द रूट। अब क्या करना है आपने, यहां पर आपने करना है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय ax क्या चीज है आपके पास, कंपेयर कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ax कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर प्लस ay कितना है आपके पास, ay कितना है -3, ay कितना है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर कितना az कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय अंडर द रूट 26। तो समझ में आया आपको कि एक वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे i कैप के, j कैप के, k कैप के, उनका स्क्वायर और उन सबको ऐड करने के बाद उसका क्या लेना है, अंडर दी रूट लेना है। रूट नोट डाउन करेंगे इसको, और साथ में ये चीज आपको 100% याद रखनी है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन के लिए होता है। यूनिट वेक्टर न्यूमेरिकली निकालने का क्या सिस्टम है, ये है, कोई जरूरी नहीं है कि पतंग ही होगी, हो सकता है एक छिपकली दीवार पे चल रही है, तो छिपकली दीवार पे चलेगी तो डेफिनेटली एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा, तो इसका मतलब इट विल कंटेन 2 कोऑर्डिनेट। तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे तो जो 2 कोऑर्डिनेट ले रहा है, तीसरा कोऑर्डिनेट इसमें से मिस कर दोगे। मान लीजिए छिपकली जो है एक्स वाई एक्सिस में है, तो जेड को क्या कर दोगे 0, तो जेड को 0 करोगे, ये टर्म हट जाएगी। मान लीजिए वो वाई जेड में है, तो ये 2 टर्म आएंगी, ये वाली हट जाएगी। क्लियर, बाकी सेम रहेगा, वो चीजें आपकी करती चली जाएंगी। नोट डाउन कीजिए इसको। अब बात आती है आपकी इक्वल वेक्टर क्या चीज होता है। देखिए इक्वल वेक्टर, मान लीजिए 2 आपके मार्कर नजर आ रहे हैं, देख लीजिए एक ग्रीन है एक ब्लैक है, मैंने इनकी कैप हटा दी। कैप हटाने से तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये 2 वेक्टर अगर मैं ऐसे रख दूं तो साइज देखिए आपका दोनों का साइज क्या है, एक जैसा है।
और डायरेक्शन कैसी है, दोनों एक तरफ है। क्लियर हो रही है, मैग्नीट्यूड भी सेम है यानी इसकी लेंथ भी सेम है, और दोनों इस तरफ की जा रहे हैं, आपके इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या हो रही है, सब जगह में इनकी डायरेक्शन मैं सेम रख रहा हूं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर को, इक्वल वेक्टर। क्लियर। तो इक्वल वेक्टर को अगर हमें शो करना है तो इक्वल वेक्टर को शो करने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों मार्कर यूज करके बताता हूं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, ये आपका ए वेक्टर है। क्लियर। और एक वेक्टर आपने ऐसे बना दिया सेम, ये बी वेक्टर है, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपके इक्वल वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। क्लियर हो रही है चीज। इसको मैंने सर्कल कर दिया, आपको समझ में आना चाहिए, या समझ में आ गया आपको, दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्या ऐसा ही केस होगा, नो, ऐसा केस भी तो हो सकता है। ये आपका बी वेक्टर है, क्लियर, और कहीं पर यहीं पर ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर। ठीक, क्या ये इक्वल वेक्टर हैं, तो आपको कैसे चेक करते हैं, दोनों की लेंथ चेक कीजिए। मैंने आइडिया से किया क्योंकि आपके पास तो स्केल होगा, सेम है। क्या दोनों की डायरेक्शन है सेम, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ये इक्वल वेक्टर होंगे। अगर मान लीजिए ये भी इक्वल वेक्टर है, ये भी इक्वल वेक्टर है, अगर मान लीजिए ऐसे होता, अब देखिए ये लेंथ और ये लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा दी मैंने, अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? आपको क्या मैग्नीट्यूड तो सर दोनों का सेम लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, तो फिर ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, यानी ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि इक्वल वेक्टर में क्या चीज चेक करनी है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो क्लियर है आपको, इक्वल वेक्टर समझ में आ गया कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर आपने डायग्राम में बना लेना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दीज आर दी इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर को समझते हैं दोबारा पेन से। ये दो पेन है, एक पेन ऐसे रख दिया, एक पेन ऐसे रख दिया। अब देखिए दोनों का साइज तो सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है, इसकी एरो कहां है, इस साइड, इसका एरो कहां है, इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर। कौन सा नेगेटिव वेक्टर मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो आप किसी को भी मान सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मान लीजिए आपने इसको पॉजिटिव मान लिया तो इसको क्या मानोगे, नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ऐसे ही होगा केस, नो, ऐसे भी तो हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तब भी क्या होगा, हरे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक, या ब्लैक वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तब भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो नोट डाउन करेंगे इसको भी कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अगेन नेगेटिव वेक्टर एक्सप्लेन करते हैं हम। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक, तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर। क्लियर हो गया, माइनस ए वेक्टर। कोई जरूरत नहीं है कि दोनों सेम ही हो, आपका ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर आपका ए ऐसे है माइनस का, ठीक, और ग्रीन ऐसे हो सकता है आपका वेक्टर। ध्यान दीजिए एरो सिंबल बहुत जरूरी है लगाने, कई बच्चे बड़े कंजूसी करते हैं एरो लगाते हुए भी, जैसे मैंने यहां पर कर दी, देखिए करके ना कंजूसी, तो साफ सा होना चाहिए ना, ऐसे लगाओ इसको, बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए, सुंदर सा बनाओ। हर कॉपी को डिजाइन करो, उसमें हर चीज मेंशन करो आप, डायग्राम सुंदर होने चाहिए, आर्टिकल सुंदर होना चाहिए, उसको हेडिंग बनाइए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाए। क्लियर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं को इनिशियल। को, जिसके आगे को वर्ड यूज हो जाता है तो वो कॉमन्स को रिलेट करता है, जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, क्लियर, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ध्यान से देखिए ये वाला इनिशियल पॉइंट, यहां से एक वेक्टर ऐसे चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये वाला पॉइंट जो है, ओ पॉइंट क्या है, कॉमन है। ये कैसा है पॉइंट, कॉमन, तो हम क्या बोल देंगे इसको, को इनिशियल वेक्टर। नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब बात आती है आपकी कोलिनियर। कोलिनियर ऐसे वेक्टर कोलिनियर यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे हम कहते हैं एक सड़क है, एक सड़क पे सभी कारें चल रही हैं, चल रही है ना सभी सड़क पे, तो कारें जब चलती हैं एक ही सड़क पे तो जरूरी तो नहीं कि वो सेम साइज की कारें चलें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल।
क्योंकि सड़क पे तो कारें भी चलती हैं, सड़क पे ट्रक भी चलते हैं, सड़क पे छोटी कार भी चलती है, सड़क पे बड़ी कार भी चलती है। इसका मतलब कि एक ही सड़क पे, स्ट्रेट सड़क पे कार के साइज अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर, ये भी बात क्लियर होगी। सेकंड, ये भी कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चले। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो समझ गए ना, आप सड़क का एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर बोलते हैं जिनका साइज कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि यहां पर वो साइज उनका सेम हो, डिफरेंट हो। क्या डायरेक्शन सेम हो सकती है? नहीं हो सकती ना, अलग अलग भी हो सकती है। हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्या लिख दिया? इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग अलोंग सेम स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, सेम स्ट्रेट लाइंस। क्लियर हो रही है बात? अब इसको अगर हम ध्यान से देखें कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, ध्यान से, टेढ़ी, जैसे मेरी टेढ़ी होगी ये लाइन, होनी नहीं चाहिए, वैसे कोशिश कीजिएगा ना हो, पर फिर भी कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करनी है। ये ए लाइन, ए वेक्टर हो गया आपका। एक वेक्टर आपका यहां पर लिख दिया मैंने बी वेक्टर। क्लियर? बी वेक्टर, क्या ये कोलिनियर है? तो डेफिनेटली कार है, मतलब एक बड़ी कार एक छोटी कार एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, तो एक सड़क पे चल रही है दोनों स्ट्रेट, तो आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। क्या कार ऐसे ही चलती हैं? ये फर्स्ट एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं। सेकंड लेते हैं, एक आपकी कार ऐसे है, ए वेक्टर, और एक कार आपकी ऐसे है, दैट इज बी वेक्टर। ये भी एग्जांपल हो सकता है इसका, हो सकता है ना। उल्टा भी तो हो सकता है, एक कार आपकी ऐसे चल रही है और एक कार आपकी ऐसे चल रही है, तो ये तीसरा एग्जांपल भी आपका हो सकता है। समझ गए आप सभी? को लीनियर का मतलब सभी का स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो। अब ये डिपेंड कर रहा है कि वो छोटी है बड़ी है, कोई फर्क नहीं इस चीज से। ठीक है, डायरेक्शन चेंज है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नोट डाउन करेंगे। कोप्लेनर। अब कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर को भी समझेंगे। कोप्लेनर, मान लीजिए कैरम बोर्ड है, ये हमने क्या ले लिया? कैरम बोर्ड। 4 प्लेयर होते हैं, आपको पता ही है। ये कैरम बोर्ड हो गया, और इसमें ना ये गिट्टियां हैं, ये डॉट डॉट बना रहा हूं मैं, डार्क सर्कल, ये क्या आपके डॉट डॉट। मैंने 3 गिट्टी दिखा दी आपकी, सिर्फ 3 डिस्क दिखा दी। स्ट्राइकर लोगे, मान लीजिए ये चली जाती है ऐसे, क्लियर, ये चली जाती है आपकी ऐसे, और ये चली जाती है आपकी ऐसे। तो मुझे ये बताइए कि ये 3 डिस्क जो दिखाई मैंने, डार्क सर्कल से डिस्क को दिखाया, यानी आपकी गिट्टी जो होती है, क्या वो तीनों गिट्टियां ऊपर उड़ती हैं? नहीं। कहां जा रही हैं वो? केवल और केवल बोर्ड पे। और बोर्ड अगर हमें बनाना हो मैथमेटिकली, तो क्या चाहिए हमें? 2 डायमेंशन चाहिए, एक्स और वाई। क्लियर होगी बात? एक्स और वाई। तो इसका मतलब उन वेक्टर्स को जो केवल एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, जिसका प्लेन जो है वो कॉमन हो, कॉमन प्लेन। ठीक, क्या लिखेंगे? कॉमन प्लेन होना चाहिए, कॉमन प्लेन होना चाहिए। कॉमन प्लेन का मतलब कि मान लो मैंने बोल दिया इसको, मैं डायग्राम से बता रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है, क्लियर होगी बात? ये ए वेक्टर हो गया, और ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो गया। ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो मैं कहूंगा यस। क्यों भाई कोप्लेनर क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे बने हुए हैं। और व्हाइट बोर्ड कैसे बनाया मैंने? आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए एक शीट चाहिए। शीट को हमने काट दिया चौरस या आयताकार में, यानी स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब हमें एक्स और वाई पता है उसके, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक ही प्लेन पे सारे बने हुए हैं। बोर्ड पे बनाए ना मैंने, बोर्ड से बाहर तो नहीं बनाए, छत पे तो नहीं बनाए, तो इसका मतलब एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या बोल देंगे? इन सभी वेक्टर्स को क्या बोल देंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोल देंगे। फिर आता है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। क्या चीज होता है? नोट डाउन करेंगे, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। नॉन लोकलाइज्ड का मतलब होगा उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। इनिशियल पॉइंट
इज नॉट फिक्स्ड। ये आपकी कुछ टाइप्स थी, तो नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब आपका आता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, आपको बेसिक क्लियर करना है, मैं पहले बोल रहा हूं, कभी आप सोचें इसको भी रट लें हम, नहीं, इसको समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है, आपको पता है ओ क्या है आपका, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब इनिशियल पॉइंट, और हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल यहां से चलती है और यहां पर पहुंच जाती है। क्लियर? साइकिल कहां चलती है, सपोज मैं थोड़ा रब करके यहां पर ले लेता हूं, थोड़ा डायग्राम आपको विजिबल हो जाएगा। यहां पर आपकी साइकिल आके खड़ी हो जाती है, मैंने साइकिल दिखा दी आपकी, ठीक है। कभी आप सोचे सर साइकिल ही बनाते हैं, गरीब हैं हम, ठीक है, हमें मर्सिडीज का शौक नहीं, इसलिए साइकिल हम बता रहे हैं। साइकिल अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छी है और पोल्यूशन भी नहीं करती, तो आप भी सभी साइकिल को यूज करें, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा बड़ा खराब होता जा रहा है। आने वाले टाइम में हम सांस भी लेंगे तो इसका मतलब हम जहर पी रहे हैं, तो डेट्स वाई आप भी यूज कीजिएगा, साइकिल ज्यादा बढ़िया है आपकी सेहत के लिए भी। तो वापिस चलते हैं अपनी फिजिक्स पे, कि हमने साइकिल दिखाई, यहां पर साइकिल ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे चली जाती है। क्लियर? ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे। तो आप सोचिए कि जब ओ पॉइंट पे वो रुकती है, यानी ए पॉइंट पे सॉरी रुकती है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे धागा लगा दिया, कहां से कहां गए हम ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गए। तो इसका मतलब हमें क्या फायदा हुआ इस चीज का। अगर हमसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस साइकिल, तो मैं कहूंगा इसके तो बड़ा आसान है, ओ से गए थे और ए पे रुके थे, धागा बांधो और खींच दो, तो दो फायदे, एक तो धागे की लंबाई पता चल गई हमें कितनी है, यानी मैग्नीट्यूड पता चल गया, और जब हम एरो मिलाएंगे तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि ये किस साइड जा रही है, ये नॉर्थ साइड जा रही है, ईस्ट साइड जा रही है, वेस्ट साइड जा रही है, या नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रही है, या नॉर्थ से 45 डिग्री जा रही है। तो ये बेसिक नॉलेज यानी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आपको पता चलेगा। क्लियर होगी? मान लीजिए जब हम यहां पर गए थे तो टाइम हमारा कितना हुआ था, 9 बज गए थे, ठीक है, 9 बजे सुबह के, सुबह एएम लिख दिया मैंने, थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब बात आती है कि ओ ए क्या देगा, ओ से ए गए ना, ओ से ए, ये देगा आपको पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसका, साइकिल का, ऑफ साइकिल एट टाइम कितना ले लिया, एट टाइम कितना दे दिया, 9 AM। क्लियर होगी बात? अब क्या हुआ, साइकिल वाले ने सोचा तो आगे तो क्या है, क्या है, भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा कोई मेला लगा हुआ है, वो कहेगा यार घर तो जाना है, तो वो कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा और साइकिल को टर्न करेगा क्योंकि भीड़ है। उसने टर्न किया साइकिल को, टर्न करने के बाद वो यहां पर पहुंच जाता है, इस साइड जाता है वो, ठीक है, मान लीजिए बी पॉइंट पे जाता है, ऐसे बी पॉइंट पे, उसको लगता है यहां पर मेरा घर है तो यहां पर चला जाता है, ये हो गया आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट अगर कोई आपसे कहे कि ओरिजिन से ये ऐसे भी तो जा सकता था डायरेक्ट, क्लियर, तो हमने लिख दिया ओ बी। ओ बी क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, साइकिल का तो ले रहा हूं, साइकिल का, एट टाइम, एट टाइम मैंने ले लिया कि मान लीजिए यहां पर 9:20 पे वो पहुंच जाता है बी पॉइंट पे, तो 9:20 AM। तो ओबी क्या आपका पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? इसका भी समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कि कहां से कहां गया वो साइकिल, क्योंकि स्टार्टिंग पे 9 बजे तो यहीं पर था, वो 9 बजे तो यहां पर था, मैंने लिखा एट दिस वन, 9 बजे साइकिल यहां पर खड़ा हुआ था, तो पोजीशन बता दी। यहां से नहीं गया वो, एक तरह से ओ पॉइंट से यहां पर रखा हुआ है साइकिल XY में, तो इसकी पोजीशन पता चल गई आपको कि साइकिल स्टार्टिंग में कहां खड़ा हुआ था, यहां पर था। इसको अगर ज्यादा समझना है तो यहां रेस्ट लिख दिया मैंने, और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या लिख दिया, रेस्ट। साइकिल 9 बजे यहां पर था, ठीक, तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। 9:20 पे वहां पर साइकिल आके रुक जाता है, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। लेकिन चला कहां से कहां, वो मोशन में कहां से कहां आया, यहां पर भी रेस्ट पे, यहां पर भी आगे क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है आपका, मोशन। मोशन आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एरो बना दिया, थोड़ा डार्क बना रहा हूं एरो, आपको समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एरो लगा दिया यहां पर, तो ये एरो जो है ए बी, ए से बी, तो मैंने लिख दिया ए से बी। ए से बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? अगेन समझा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका है, अगेन ए बी किसका है, साइकिल का है। नोट डाउन करेंगे इस चीज को भी, बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। कैप्चरिंग करेंगे इन चीजों को, इंटरेस्ट बनाएंगे ताकि फिजिक्स आपकी इजी बनती जाए। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
तो इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपने चूज किया है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने रीड नहीं किया, तो फिर तो आपकी आर्ट भी मुश्किल हो जाती है। बिना करे तो कुछ भी नहीं मिलता, तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। फिजिक्स से आपका पंचुअलिटी बढ़ेगी, रेगुलरिटी बढ़ेगी, आपके करेक्टर में भी निखार आएगा। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो कीजिए इसको नोट डाउन।